Good morning, friends. Hope you are doing great at your home and staying with your family. लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था क्लास 10 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने लावार्जे की क्लासिफिकेशन जो मेटल नॉन मेटल के आधार पर थी उसे देख लिया है। डेवोलाइनर्स का देख लिया जिसमें उसने ट्राइड्स को बनाया, ट्राइड्स को कैसे प्रेजेंट किया। उसके बाद हमने देखा है न्यूलैंड्स को जिसने ऑक्टेव्स के रूल्स को दिए। आज हम लोग देखेंगे मेंडलिव पीरियोडिक टेबल, या फिर बोल सके कि आज की दुनिया के पीरियोडिक टेबल के इतिहास। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली आज जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वह कैसे हम तक पहुंचा है इस रूप में, उसे हम देखेंगे मेंडलिव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलिव पीरियोडिक टेबल में क्या था मेंडलिव का, तो पहले समझ रहा है। दिमित्री इवानोविच मेंडलिव एक जर्मन साइंटिस्ट, जो न्यूलैंड्स के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन दुनिया के सामने दिए और सबको रिजेक्ट करता हुआ यह दुनिया के द्वारा सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किए जाने वाला पीरियोडिक 1872 में जर्मन मैगजीन में ये पब्लिश हुई थी। और क्या किया गया था मेंडलिव के द्वारा, तो समझो कुछ बातें जो मेंडलिव को क्या जानकारी था, और हम चाहेंगे कि एकदम सुनिए, क्योंकि बोर्ड इस पर सवाल पूछे ना पूछे, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, फ्यूचर में आपको समझ में आता है, तो इसकी जानकारी थोड़ा सा अच्छे से कहानी को देखिए। मेंडलिव ने क्या किया तो समझा। मेंडलिव ने अपने पास नॉन 63 एलिमेंट्स के लिए एक डिफरेंट कार्ड बना। डिफरेंट कार्ड्स को कि हर एलिमेंट्स का एक सेपरेट कार्ड, जिस पर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लिखी जाएगी, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को, उनके मास, उनके एटॉमिक नंबर, या फिर जो भी नोन वैल्यूज होगा, एक कार्ड पर एक एलिमेंट्स के सारे डिटेल्स को रखेगा। ठीक है, ये सोचिए सर, उसने उस समय के नॉन 63 एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट 63 कार्ड्स को अपने पास रखा। उसने क्या किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मौजूद सब्सटेंस है, या सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे आसपास में सब्सटेंस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, हमारे आसपास में सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल रिएक्टिव सब्सटेंस जो है वो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उसने क्या किया कि अलग अलग एलिमेंट्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड निकाला और अलग अलग एलिमेंट्स को हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड। ठीक है, ये जो सिंबल हमने आर लिखा है, पहले बता दें, यह आर रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स, जो भी कोई भी एलिमेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, तो उस चीज को देखा जाए। जब 63 नोड एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर दिया और उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाए, तो उनमें एक ऑर्डर उन्हें मिल रहा था जो रिएक्शन के दौरान, वो क्या था कि ऑक्साइड हाइड्राइड कुछ ऐसे, कुछ नंबर के ऐसे एलिमेंट्स थे, कुछ सेट ऑफ एलिमेंट ऐसे थे जिनके ऑक्साइड का फॉर्मूला इस तरह से आ रहा था R2O, मतलब R की जगह उसका जो भी संकेत होगा, और R2O, और हाइड्राइड आ रहा था RH। कुछ सेट वैल्यूज ऑफ एलिमेंट थे जिनके ऑक्साइड RO और हाइड्राइड RH2, कुछ के ऑक्साइड R2O3 RH3, RO2 RH4, R2O5 RH3, RO3 RH2O। ये याद नहीं करना है दोस्त, इसलिए हैवी तो नहीं होने की जरूरत है, कोई डरने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने क्या किया कि जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें कैटेगराइज करके देखा कि अच्छा इस तरह के सेट वाले 5-6 एलिमेंट आए, इस तरह के 4-5 आगे, इस तरह से 4-5 आगे, 4-5 आगे, 4-5 आगे। तो उन्होंने देखा कि उन्हें 8 डिफरेंट तरह के सेट्स में ऑक्साइड और हाइड्राइड मिले। मतलब अगर ये सेट 1 है, ये सेट 2 है, ये सेट 3 है, ये सेट 4 है, ये सेट 5 है, ये सेट 6 है, ये सेट 7 है, और ये सेट 8 है, तो ये 8 डिफरेंट सेट्स में ऑक्साइड और हाइड्राइड मिले। ठीक है, और उसी में उनको एलिमेंट सजाने थे। तो उसने क्या किया कि स्टिकर की जैसे जो कार्ड्स पर एक्सपेरिमेंट किया था, और अपने स्टिकर पर हर एलिमेंट के लिए उन्होंने अलग अलग चीजों को लिखा था। तो स्टिकर 1 अगर प्रॉपर्टी इससे मैच करता है तो यहाँ पर उसने पिन अप कर दिया।
अगले स्टिकर को दिया, उसकी प्रॉपर्टी जहां पर मैच करे, यहाँ करे वहां करे, जहां पर करे उसे पिन करते गए और अपने बोर्ड को उन्होंने सजा दिया कुछ एक तरह के इस सेक्शन बनाकर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को समझिएगा। एक तरह से यह डिटेक्टिव वाली थ्योरी थी जो केमिस्ट्री में उन्होंने पहली बार किया था। तो 63 कार्ड्स के सबको जब चिपकाने के बाद उन्होंने पिन अप किया तो बोर्ड्स पर उन्हें क्या मिला तो समझा था। उन्हें बोर्ड्स पर पिन अप करने के साथ एक प्रॉपर्टीज दिखाई दी कि ये प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर उन्होंने स्टिकर को चिपकाते या बहुत सारे टेबल से बहुत सारे एलिमेंट्स से, तो मैं उन सबको नहीं लिख करते कुछ रफ। उन्होंने पहली कार्ड्स को देखा, पहला कार्ड ऑक्साइड इस फॉर्मेट में है, हाइड्राइड इस फॉर्मेट में चिपका दिया। दूसरी कार्ड ऑक्साइड हाइड्राइड चिपका दिया। तीसरा कार्ड यहाँ पर चिपकाया, चौथा ऐसे और चिपकाया और एक टेबल बनाया। टेबल में क्या उन्हें मिला तो समझा। टेबल में उन्हें जो ऑर्डर्स मिला वो काफी एक एक्सपेरिमेंटली बहुत हद तक सेटिस्फाइड था कि वह एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के रूप में मिल रहा है। ठीक है, टेबल में मिला ऑर्डर उन्हें ऐसा लगा कि वह इंक्रीजिंग मास के रूप में मिल रहा है। बस एक चीज है जो ध्यान रखने वाली बात, वह यह थी है कि ना तो न्यूलैंड्स ना तो डेब्राइनर्स, मतलब ना तो न्यूलैंड्स और डेब्राइनर्स या फिर और भी साइंटिस्ट यह एक फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है कि एकदम फिक्स ही 6 नंबर के बाद 7 नंबर 8 नंबर के बाद रिपीट कर, 7 नंबर के बाद प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है, लेकिन अरेंजमेंट का जो ऑर्डर है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रहा है। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उनकी जो स्टेटमेंट मैंडलीफ का मिला ये अरेंजमेंट के बाद कि जो पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज होगा आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। और उन्होंने जो टेबल प्रेजेंट किया उस टेबल में ये जो 8 सेक्शन वर्टिकली दिखाए गए थे। ठीक है, ये 8 सेक्शन जो वर्टिकली दिखाए गए थे, मतलब कि इस तरह से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ये खड़े हुए वर्टिकल सेक्शन को उन्होंने एक स्पेशल नाम दिया, ये बोला ग्रुप। इन्हें किस नाम से जाना गया? ग्रुप से। और जो ये सेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन थे, हॉरिजॉन्टल सेक्शन 1, हॉरिजॉन्टल सेक्शन 2, इन्होंने पहली बार एक शब्द यूज किया पीरियड, और इस टेबल को जिसे प्रेजेंट किया उसका नाम दिया उन्होंने पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ was the first person or first scientist who had presented periodic table before this world, and he has categorized all the available elements of that time in 8 different groups. ग्रुप्स किसे कहा गया? The vertical columns, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप किया गया, and 7 different periods. periods किसे कहा गया? हॉरिजॉन्टल रो। मेंडली के एक्सपेरिमेंट को समझ लीजिएगा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट कहां से किया? ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के फॉर्मूलास को निकाल करके कैटेगराइज किया। कैटेगरीज के बेसिस पे उन्होंने बताया कि द एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज जो होगी आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, और उसके बाद इस कैटेगरीज को दिखाया गया 8 डिफरेंट ग्रुप्स मतलब वर्टिकल्स, कॉलम एंड 7 डिफरेंट रोज, और रोज को बोला गया पीरियड, और इस पूरे टेबल को बोला गया पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेनली पीरियोडिक टेबल में कुछ बातें ये थी कि उन्होंने हर ग्रुप्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक पार्ट ए था और एक पार्ट बी। फर्स्ट एलिमेंट जो इसमें इन किया उसे पार्ट ए बोला जाता है, और पार्ट बी मतलब कि सेकेंड एलिमेंट जो उस ग्रुप में आएगा। ठीक है, और हर किसी भी पीरियड के हर ग्रुप में हर पोजीशन पर 2 एलिमेंट्स आने थे, जिस हिसाब से मेंडलीफ ने बोला, मतलब पहले और दूसरे रो में एक एलिमेंट, उसके बाद 2 एलिमेंट्स आएंगे, और ग्रुप 8 में 3 एलिमेंट्स या उससे ज्यादा, जिसे उन्होंने ट्रांजिशन के लिए रिजर्व करके रखा था, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, समझ रहे? पीरियड 1 और 2 में एक मेंबर आने थे हर ग्रुप्स में, हर पोजीशन पर,
पीरियड 2 के बाद हर ग्रुप हर पोजीशन पर 2 मेंबर आना गलत है। पहले मेंबर को ए के लिए ए पर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, दूसरे मेंबर को बी से। एक और चीज समझा जाए, कुछ बुक्स की एक्सप्लेनेशन है इनके बारे में कि अगर किसी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को आप एनालाइज कर रहे हो तो ए का मतलब होता है लेफ्ट, ए का मतलब हुआ लेफ्ट और बी का मतलब हुआ राइट। ठीक है, तो समझिए फर्स्ट एलिमेंट जो इंट्रोड्यूस किया वो लेफ्ट में रखा होगा, टॉप लेफ्ट पर, और सेकंड जो एलिमेंट उस ग्रुप में डाला जाएगा वो बॉटम राइट पोजीशन पर रखा है। और यही 2 सेक्शन में उन्होंने डिवाइड किया। कुछ चीजें थी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह खाली थी। ठीक है, जो जगह खाली करने का मतलब है वो जब अरेंज कर रहे थे अपने 63 एलिमेंट्स के साथ, तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि पहला जो एलिमेंट आएगा वो ए में रखा जाएगा और उसके बाद वापस जाकर के जब दूसरा पर आएंगे तो इसी ग्रुप में हम बी पर आएंगे। लेकिन कई एक ऐसे पोजीशन थे जहां पर मेंडलीव ने इस जगह को खाली रख दिया था, मतलब कि वहां पर कोई एलिमेंट्स को नहीं प्लेस कर पाए थे। और जब पूछा गया उनसे कि ये प्लेसमेंट क्यों नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस जगह पर एक अभी एलिमेंट की खोज बाकी है जो भविष्य में खोज होने के बाद इस जगह को भर देगी। मतलब अभी तक उन्होंने ये माना नहीं कि उनके द्वारा उनका कॉन्सेप्ट गलत था, उन्होंने उसको बस एक्सप्लेन ये किया कि यह जगह भविष्य में ढूंढे जाने वाले एलिमेंट से भरा जाएगा और इसलिए उनकी पोजीशन को खाली। जिस एलिमेंट की जिस पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने खाली छोड़ा था उस पोजीशन के लिए उन्होंने एक वर्चुअल एलिमेंट्स बनाए थे। एलिमेंट्स की जगह को खाली छोड़ा और उसके बदले में उन्होंने वर्चुअल एलिमेंट्स बनाया, जिसे संस्कृत के शब्द ईका के साथ प्रयोग किया गया। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के नीचे यहां पर उन्होंने बी सेक्शन में कोई भी एलिमेंट प्लेस नहीं किया था अपनी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के सेक्शन में नीचे आने वाला मेटल जो एलिमेंट जो अननोन था, नॉट डिस्कवर्ड था मेंडलीव के टाइम पर, उसे उन्होंने नाम दिया ईका एल्यूमिनियम और बोला कि यह फ्यूचर में डिराइव किया जाएगा और इस पोजीशन पर रखेंगे। इसी तरह से बहुत सारे पोजीशन जैसे स्कैंडियम का है, गैलियम का है, जर्मेनियम का है, इन सब की पोजीशन के बारे में उन्होंने पहले डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन यही किया था कि ऐसे एलिमेंट ढूंढे जाएंगे और मिलेंगे। कुछ हद तक यह चीज सबके दिमाग में उस समय पहले नहीं पड़ा, तो पहले मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में देखा गया जब गैलियम की खोज हुई तो कंपेयर किया गया कि मेंडलीव ने एक एलिमेंट बताया था कि एका एल्यूमिनियम नाम का आएगा और उस जगह पर फ्यूचर में एक नया एलिमेंट मिला गैलियम जो रखा गया। ठीक है, अब गैलियम को किस तरह से मेंडलीव ने पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ होगा, तो समझिए एका एल्यूमिनियम जिसकी बात मेंडलीव कर रहा था उसकी एटॉमिक मास वो बता रहा था कि कोई 68 एटॉमिक मास वाला एलिमेंट फ्यूचर में ढूंढा जाएगा, जिसे किस नाम से जान रहे एका एल्यूमिनियम। फिलहाल के दोनों ने बोला है, बाद में एक सब्सटेंस एलिमेंट ढूंढा गया गैलियम जिसका एटॉमिक मास 69.7, मतलब कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसके आसपास का करीब के मास वाला एक सब्सटेंस मिला। एका एल्यूमिनियम के बारे में उन्होंने पहले भविष्यवाणी की थी कि जो ऑक्साइड बनेगा वह बनेगा E2O3, मतलब उस एलिमेंट 2O3। ठीक है, और जब गैलियम को ढूंढा गया तो उसने ऑक्साइड लाया Ga2O3, जो कि मेंडलीव को सही साबित कर रहा है। एका एल्यूमिनियम पर मेंडलीव ने एक और प्रॉपर्टी बताया था कि जो क्लोराइड बनेगा वो क्लोराइड आपको ECl3 के फंक्शन में मिलेगा और गैलियम के केस में भी जो क्लोराइड मिल रहा था GaCl3।
मतलब कि मेंडलीव की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो तरीका उन्होंने सोचा, वो कहीं ना कहीं हद से उनकी भविष्यवाणी टाइप की साबित हुई और परफेक्टली करेक्ट हुई। और इसलिए मेंडलीव को केमिस्ट्री का एक तरह से भविष्यवक्ता कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने पीरियोडिक टेबल में उस रिक्त पोजीशन को अपनी डिफेक्ट नहीं बताया, ये बताया कि अभी एलिमेंट का खोज बाकी है और फ्यूचर में कोई ऐसा एलिमेंट, इस प्रॉपर्टी का एलिमेंट मिलेगा। और जब भविष्य में मेंडलीव के बाद जब वो एलिमेंट मिला तो देखा गया कि यस, मेंडलीव की प्रॉपर्टी, डिफाइंड प्रॉपर्टीज के करीबी का एलिमेंट सही नहीं मिला। तो इसीलिए उन्होंने सेक्शन जो डिफाइन किया उसे भी सही माना। अब मेंडलीव के बाद जो थी वो चीज थी कि मेंडलीव में कुछ डिफेक्ट्स क्या थे। डिफेक्ट्स मतलब लिमिटेशन थे, डिफेक्ट तो बोल नहीं सकते, लिमिटेशन, क्योंकि मेंडलीव ने बहुत हद तक हर अननोन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था कि जो दुनिया को, केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल हो सके। लेकिन इस बीच मेंडलीव के द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए में लिमिटेशन क्या थी वह चीज सुना था। तो लिमिटेशन यह है कि यह हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पा रहा, क्योंकि जैसा कि हाइड्रोजन के बारे में देखें तो यह ऑक्सीजन के साथ H2O बनाता है, जो कि अल्कली N2A बनाता है, प्रॉपर्टी सिमिलर। क्लोराइड के साथ यह जो है वह बनाता है HCl और अल्कली भी बनाता है NCl, प्रॉपर्टी सिमिलर। और ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टीज ये बताती हैं कि हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड विद अल्कली सेक्शन, अल्कली मेटल्स, बट समस्या ये है कि यह हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल के साथ भी अभिक्रिया कर देता है, रिएक्ट करता है, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन है। समझिए, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से मैच कर रही है और अल्कली मेटल के साथ रखना चाहिए था, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव समझ में आती। लेकिन मेंडलीव कंफ्यूज ये हो रहा है कि हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल के साथ भी इजीली रिएक्ट कर दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन एक हाइलोजन है। और अगर कोई हाइलोजन और अल्कली मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को रखता है, मतलब इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू प्लेस देयर पोजीशन और फिक्स देयर पोजीशन। तो मेंडलीव के पास भी ये समस्या थी, जिसके कारण he was not able to fix the position of hydrogen. तो it was the first limitation. उनकी लिमिटेशन क्या था कि वह हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर सकते। सेकेंड चीज जो लिमिटेशन में उनके सामने आई, उनके स्टेटमेंट के अनुसार यह था, स्टेटमेंट उनकी यह थी कि the chemical properties of substance are the periodic function of their atomic mass. एटॉमिक मास मतलब कि अगर एटॉमिक मास इंक्रीज कर जाएगी तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी तो प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगी। लेकिन जैसे ही हमारे पास आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया, जो कि क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो, आइसोटॉप्स क्या बताता है? सेम एटम हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास, मतलब कार्बन तो है, वो एटॉमिक नंबर 12 वाला भी है और कार्बन एटॉमिक नंबर 14 भी है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 16 भी है, सॉरी एटॉमिक मास नंबर 16 और एटॉमिक मास नंबर 17 भी है। तो आप आइसोटॉप्स के कॉन्सेप्ट आया कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास नंबर, मतलब अगर सेम एटम है और उसका मास नंबर डिफरेंट है तो उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। मेनली की डेफिनेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो आप ये बताओ कि एक ही एटम अगर मास दो अलग अलग रहेगा तो केमिकली प्रॉपर्टीज मेंडलीव के अनुसार से दो डिफरेंट होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एटम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी एक होगी। मतलब ये मास वाले कॉन्सेप्ट के कारण
आइसोटॉप्स उसके माथे में रोड़ा आ गया कि उसे वो डिफाइन नहीं कर पा रहा था कि क्यों ऐसा कुछ हो रहा। ठीक है, अब मेंडलीव के बारे में आप सुनिए। अभी तक के इतिहास में अगर कोई सबसे बड़ा साइंटिस्ट जिसने सबसे बड़े सॉल्यूशन को हमारे सामने रखा है, इट वाज मेंडलीव। और इसीलिए मेंडलीव की मैंने पूरी एक्सपेरिमेंट की कहानी को बताया। अगर फर्स्ट टाइम में कहानी माइंड में सेट ना हो, प्लीज रिपीट दिस वीडियो, एक बार फिर से देखिए, फिर से सुनिए, केवल देखिए नहीं, देखना है ही नहीं, कुछ ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। कुछ बातें जो ध्यान में रखना है, मेंडलीव की कैटेगरीज के अनुसार हमारे पास 8 ग्रुप्स 2 पीरियड्स थे, ठीक है, और वो ए और बी सीरीज में डिवाइडेड थे, ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। ए और बी सब ग्रुप सेकेंड पीरियड के बाद के एलिमेंट्स में कहा गया था कि हर ग्रुप में, हर बॉक्स में 2 एलिमेंट को रखेगा, क्योंकि उनको 63 एलिमेंट्स को अरेंज करना था। और ग्रुप 8 में 3 एलिमेंट्स को रख सकते, ठीक है। 2 एलिमेंट्स कैसे रखा जाएगा, पहला आएगा ए में, दूसरा आएगा बी में। ए मतलब क्या हो जाता है, लेफ्ट टॉप, ठीक है, लेफ्ट हैंड के टॉप को ए बोल रहा था और राइट हैंड के बॉटम को बी बोल रहा था, ठीक है। पीरियोडिक एक्सपेरिमेंट कैसा है, सब कुछ है। चूंकि आपके पास वीडियो है तो सबको फिर से रिवाइज करना, फिर से रिवीजन करना आपके लिए ज्यादा आसान, तो प्लीज इसे वॉच कीजिए। अगले 2 वीडियोस में आपके इस चैप्टर्स के सारे राज खुल जाएंगे और उसके बाद हमारी रिकमेंडेशन ये होगी कि इसके बाद ही आप लोग क्लास 10th के बाकी चैप्टर्स हैं उनको पढ़ा कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर इससे पहले आप कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ लिए हो, मेटल नॉन मेटल पढ़ लिए हो, एसिड एंड बेस पढ़ लिए हो, तो कहीं ना कहीं इसके बेस कॉन्सेप्ट आपके मिस होंगे, जिसके कारण वो मजा नहीं आएगा जो इसके पहले पढ़ने का। इसलिए एनसीईआरटी में भले ही ऑर्डर पीछे है, बट आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के तुरंत बाद इसे देखें। इनकेस अगर पॉसिबल हो तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके बाद फिर से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को फिर से देखें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है। थैंक यू। और यस, अगर वीडियोस को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करने की आदत नहीं डाले हो डालिए, और हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। एटलीस्ट इतना कंट्रीब्यूशन तो आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।